नमस्कार विनोद सालवे जी। आज हमारे साथ में जो है संयुक्त भारत पक्ष के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष है मिस्टर विनोद सालवे जी, वो हमारे साथ है। सर, अभी जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल भूकंप हुआ है उसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार। देखिए, महाराष्ट्र में जो भूकंप हुआ है ना, उसके पीछे सीधे सीधे यही कारण है, सत्ता, स्वार्थ और अपनी जो आकांक्षाएं होती है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, वही है। और दूसरा क्या है? तो वो तो शिंदे साहब की यहाँ भी, वो तो सत्ता में थे, उनके पास मंत्री पद भी था और बहुत मतलब सारी शिवसेना उनको प्यार भी करती थी। वोटर भी जो उनके जो मतदार संघ है जो ठाना, वो भी उनको मोहब्बत करते थे। तो फिर सारी जो सुविधाएं या महत्वाकांक्षा है वो तो यहाँ भी उसकी पूर्तता हो रही थी। पूर्तता हो रही थी, लेकिन और भी अंदर के कुछ होंगे, इनके मतभेद होंगे, या इनको कुछ और पद चाहिए होगा, या और बड़ा बनना होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। या विपक्षी पार्टियां जो पिछली जो ये सरकार बनी है, तब से ये 2-2.5 साल से इसी के पीछे लग रहे थे कि ऑपरेशन लोटस बनाना है। हो सकता है इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो, और फिर हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब है, उनको कुछ ना कुछ बताया होगा, कुछ लालच दिया होगा। नहीं तो अपना राजकीय जो इतना शिवसेना में उनका अच्छा ओहदा है, लोग बहुत अच्छा मानते हैं, और अच्छा पूरे आमदारों के साथ बहुत अच्छी पकड़ जिनकी है, वो ऐसा करने के पीछे जरूर कोई ना कोई एक बड़ा सा कारण रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि शिंदे साहब को ड्राइवर बना के शिवसेना को बीजेपी के साथ जाना है और राष्ट्रवादी को हटाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सुरक्षितता मिल जाती है। जैसे ईडी के जितने भी मैटर है वो सॉल्व हो जाते हैं, और जितना भी कोई कुछ भी किसी ने भी किया हो वो सारे पाप धुल जाते हैं, पवित्र हो जाता है। तो ऐसा तो इसके पीछे राजकारण नहीं है। ये भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि 2014 से जो कोई भी बीजेपी में ज्वाइन करता है, उनके सारे जो करतूते हैं, ईडी वाले होंगे या जो भी उनका कुछ भी गुनहगारी या राजनीति में जो दबंग लोग हैं, इनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है। और इनके पीछे जो लगी हुई चिंताएं हैं, ईडी है या पुलिस है या सीबीआई के केस होंगे, तो ये सारे जब बीजेपी में आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं सुकून मिल जाता है, और उनके पीछे की जो चिंता है वो मिट जाती है। ऐसा कई नेताओं ने कहा भी है, सीधे सीधे कहा है कि हम अगर बीजेपी में जाएंगे तो हो जाएगा। तो कुछ कारण ये भी हो सकते हैं, इनके भी कारण हो सकते हैं कि हमें बीजेपी में जाना है। राष्ट्रवादी के बारे में आपने कहा, तो राष्ट्रवादी का उतना अगर विरोध पहले से इनका होता तो पहले ही वो नहीं बना कर देते। कोरोना तो अभी 1.5-2 साल होने को आया है, लेकिन इनकी सत्ता तो 2.5 साल से है। तो तभी ये बोल सकते थे ना कि नहीं, हमको उनसे नहीं मिलना है, हमको उनसे गले नहीं मिलना है, क्योंकि हमने इनके विरोध में चुनाव लड़ा था, अब हम उनके साथ कैसे जाए। अचानक से ये मुद्दा उठना कहीं ना कहीं शक के घेरे में ये सारी चीजें लाता है। एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि ये कुदरत का ही खेल है। जैसे कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और जितने इनके एमएलए चुनकर आए उसमें जो भाजपा के वोटर है उनका भी उन्होंने भी साथ दिया है, इसीलिए ये आंकड़ा बढ़ा है। तो इनकी पहले संस्कृति ऐसी थी कि जिसके ज़्यादा एमएलए होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा, और जिसके कम हो गए, सेकंड इस पर हो गए, उनका उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उद्धव साहब ने कुछ अंदर की बातें ऐसी थी वैसी थी करके जो बीजेपी को धोखा दिया है, सीधा धोखा दिया है। तो ये कुदरत ने उसका ही तो बदला लेना शुरू नहीं किया है। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुदरत के आगे कोई नहीं है। और देखिए, उद्धव ठाकरे साहब और अमित शाह ये जो कह रहे हैं कि हमने बंद कमरे में कुछ बातें करी थी, और फिर आपने कहा कि जिसके ज्यादा एमएलए होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा। अगर ऐसा तय हुआ था जो बंद कमरे में हुआ है, तो फिर बीजेपी को ज्यादा सीटें आई है, तो फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। और अब शिवसेना को उस वक्त ये लगा कि नहीं, हमारे जो है मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और भी उनके शिवसेना के बहुत तो आगे बढ़ चढ़ कर इंटरव्यू देने वाले जो लोग हैं उनके, तो उनको ऐसा लगा होगा कि कहीं ना कहीं हमको कांग्रेस और राष्ट्रवादी से अगर मदद मिलती है तो हम अपनी सत्ता बनाएंगे, बीजेपी को दूर रखेंगे, और हमारा मुख्यमंत्री होगा शिवसेना का। तो ये फिर एक बार वही चीज आती है कि मैं और मेरी राजनीति और मेरा स्वार्थ और मेरी पार्टी कैसे चमकेगी। तो ये बिल्कुल भी
राजनीतिक स्वार्थ के वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। अभी जैसे कि शिवसेना का जो नाम है वो शिवाजी महाराज के नाम से ना प्रेरित है, और बताने के लिए चुनाव जब लड़ा जाता है तो बताने के लिए शिवाजी महाराज का नाम जो है वो बहुत लिया जाता है, और जो वोटर है उससे भावुक होकर वोट करते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है कि यहाँ से निकलकर विरोधी पार्टी में जाके शामिल हो जाना, वो भी इतने बड़े तादाद में, और सरकार गिरने की नौबत इस महाराष्ट्र पर लाना, क्या ये शिवाजी महाराज के नीतिमत्ता वाली बातें हैं? नहीं, बिल्कुल भी ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नीतिमत्ता वाली बातें बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए अगर यही चीज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में स्वराज के लिए जो लड़ाई हो रही थी, तो उनके साथ उनके लड़ने वाले जो मावड़े थे, उन्होंने जी जान से अपने स्वराज के लिए लड़ा था। वो उनके जो विरोधी थे उनके गुट में जाकर, उनके क्या कहते हैं, उनके तंबू में जाकर नहीं रहे। और अगर कोई ऐसा करता था, उस वक्त तो नहीं किया था, लेकिन अगर ऐसा कर देते तो वो गद्दार माने जाते। तो ये बिल्कुल भी उस तरह की नीतिमत्ता वाले नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरित होकर और उनके दिखाई शिक्षा पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मतलब दोहरापन दिख रहा है। तो ये समाज सेवा की लड़ाई है या स्वराज की लड़ाई तो नहीं है? वो स्वराज की लड़ाई थी, ये राजनीति और सत्ता की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वराज्य की लड़ाई तो है ही नहीं, ये स्वसत्ता की लड़ाई है। आज के समय में जो हो रही है कि मैं कैसे अपने नंबर्स बढ़ाऊंगा और दूसरे खेमे में जाकर बड़े बड़े ओहदे कैसे मिल सकते हैं, या मेरे पीछे जो कुछ भी गड़बड़ चीजें हो रही है वो ना मेरे पीछे पड़े। उदाहरण आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी का नेशनल हेराल्ड में, ऐसी कई चीजें हो सकती है। करेक्ट। अभी कुछ लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि अभी एकनाथ शिंदे साहब और उनके साथ जो एमएलए गए हैं उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे यूपी में बीजेपी ने चुनाव जीते हैं, ईवीएम के जोर पर जीते हैं, ठीक है, या तो डीएम कलेक्टर को मैनेज करके जीत जाते हैं, और बिहार में वही स्थिति थी। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में ईवीएम का खेला करके हो सकता है कि ये जो आज लोग वहाँ चले गए हैं, 40 एमएलए गए हैं, शिंदे साहब गए हैं, तो ये अगले बीजेपी के ये सत्ता गिर जाती तो अभी तुरंत चुनाव लग जाएंगे। अगर नहीं भी गिरती है तो 2 साल के बाद में शिंदे साहब को और भी फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का जीतना महाराष्ट्र में तय है, चाहे कैसे भी साम दाम दंडभेद से। हो सकता है कि आगे आने वाली जो मुंबई की महानगर पालिका है ये भी ईवीएम के दम पर बीजेपी जीत ले। तो मुझे नहीं लगता कि शिंदे साहब को कुछ धोखा हुआ है या इन 30 एमएलए का नुकसान होगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा कहा है और इसके ऊपर मैं बहुत ही कड़वी बात कह सकता हूं। देखिए, आपने साम दाम दंड भेद के साथ साथ ईवीएम का मुद्दा निकाला है। तो ईवीएम ये बहुत बड़ा हथियार है बीजेपी का। अब इसके पीछे हमारे देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनियां, वहां से बहुत सारी ईवीएम निकली है, उसमें से आधे तो भारतीय चुनाव जो क्या कहते हैं चुनाव आयोग के हैं, इनके पास है। बाकी की ईवीएम्स कहां गई? तो अगर कहीं ना कहीं मेरा ये शक है, अगर ये ईवीएम्स अगर बीजेपी के पास है तो ये ईवीएम से मैनेज हर चीज कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि कई राज्यों में दूसरे जीतते जीते ममता बनर्जी अपने यहां पर जीती हुई उनको घोषित किया गया था, बाद में बताया गया कि उसी जहां से वो चुनाव जीत रही थी वो हार गई करके बताया। तेजस्वी यादव के बारे में देखा होगा आपने। और जिन राज्यों में इनकी सरकारें नहीं बनती है वहां इसी तरह करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस की सत्ता आई थी, उनको वहां से निकाल दिया। और कहीं बिहार में देखिए, नीतीश जी को जो बड़ी पार्टी थी छोटी बना के रख दी। शिवसेना के बारे में भी वही हो रहा है। तो ईवीएम भी इसमें एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं पकड़ रखता है। और ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे साहब को भी कहीं ना कहीं कान मंत्र दिया होगा कि देखिए हमारे पास इस तरह से है, तो हम ये मत सोचिए कि आपके ऊपर से जनता का विश्वास उड़ जाएगा, जनता आपको वोट देगी नहीं देगी, तो वोट लेना न लेना, किसको ज्यादा देना, ये ईवीएम का हाथ में है। तो हो सकता है इसमें मैनिपुलेशन भी किया होगा, सेटिंग की होगी, बहुत सारी चीजें हो सकती है, किसी भी चीज को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, मतलब शिंदे साहब का फ्यूचर बीजेपी में भी क्या सुरक्षित है। आज जो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है उनको यही लग रहा है कि
अगर हम बीजेपी में गए तो हम सुरक्षित हैं, हमारा राजकीय जो हमारी जो आगे की कारकिर्द है, जो आगे हमें चलना है, वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे और हमें कोई हराने वाला नहीं होगा। और हो सकता है इन्होंने आगे कुछ और भी ठान के रखा है कि 2024 के बाद चुनाव का क्या हश्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सालवे साहब जी हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद।